अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो 3 खबरों पर मुश्तमिल है। एक तो ये है कि सिंध में सरकारी सतह पर एम्बुलेंसेस नापैद हैं। हुकूमत ने खुद तस्लीम कर लिया है, सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है। उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा हरीम शाह जो कि टिकटॉकर हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी और बुरी खबर है। अब जब भी वो पाकिस्तान आएंगी तो उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात ज़्यादा हो चुके हैं। अब काफ़ी अर्से से वो टाल मटोल का काम ले रही थी। सिंध हाई कोर्ट ने अपने तमाम हुक्मनामे वापस ले लिए हैं। उनकी सारे केसेस की तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा MQ बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए जिस तरह दुनिया भर में कि आवाज़ बुलंद की जा रही थी कि सरकारी सतह पर जो उनकी जमात के ऊपर या उनको सियासी सरगर्मियों से रोका जा रहा है, वो सियासी सरगर्मियाँ बहाल की जाए, मुतालबा ज़ोर पकड़ गया है। अब न सिर्फ पाकिस्तान से बाहर बल्कि पाकिस्तान के बल्कि सिंध के जो छोटे शहर हैं, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद और दीगर शहरों से भी जो है मुख्तलिफ ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी मुतहरिक हो चुके हैं। उनकी तफसीलात आपके सामने रखनी है कि अब उनका क्या मुतालबा है, उसका असर क्या होगा, उसकी जो है वो मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं सिंध में एम्बुलेंसेस के हवाले से जिक्र करूँगा कि सरकारी सतह पर जो है वो एम्बुलेंस सर्विस ना होने के ऊपर न सिर्फ शहरों में जो है वो मरीज़ हों, चाहे लाशें मुंतकिल करनी हों या कोई भी ज़रूरियात हों, वो पूरी करना नापैद है, बहुत मुश्किल है। पहले ईदी और उसके बाद फिर छिपा और इसके अलावा और भी जो रज़ाकाराना या रफ़ाही इदारे हैं, फलाही इदारे हैं, उनकी जानिब से जो है वो शहरियों को मदद फराम की जाती है। लेकिन सरकारी सतह पर कोई भी ऐसा काम नहीं होता। ख़ासतौर पर जो छोटे शहर हैं बल्कि देही इलाके, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर लोग जो है बेहद परेशान होते हैं। लाशों को आप रोज़ चिमची रक्षों के ऊपर, गधा गाड़ियों के ऊपर, इसके अलावा मुख्तलिफ तरीक़ों से मुंतकिल करते हुए देखते रहते हैं। लेकिन आज सरकारी सतह पर सिंध हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है कि उनके पास सरकारी सतह पर एम्बुलेंसेस नहीं है। लेकिन अब जो है मुख्तलिफ फेजेज़ में एम्बुलेंसेस की जो कमी है वो पूरी की जाएगी। जो रिपोर्ट पेश की गई स्पेशल सेक्रेटरी सेहत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में, उसका मैं आपको मतन पढ़कर सुनाता हूँ, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया रिपोर्ट में कि सूबे में 1,19,936 अफराद के लिए महज एक एम्बुलेंस मौजूद है। हालांकि ये उनके रिकॉर्ड में मौजूद है लेकिन वो एक भी नहीं होती। और उसके बाद फिर ये जो 4.25 करोड़ की आबादी के लिए जो सिंध हुकूमत के पास सिर्फ 399 यानी कि 399 एम्बुलेंसेस रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद हैं। और तकरीबन 2 करोड़ आबादी वाले शहर के लिए जो है वो सिर्फ सरकारी सतह पर यानी कि कराची के लिए जो है वो 60 एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। और उसके बाद सबसे कम जो है वो 4 एम्बुलेंसेस टंडो मोहम्मद खान में, और हैदराबाद जिसकी आबादी सरकारी सतह पर या मरदमशुमारी की जो निस्बत आदाद शुमार हैं उसमें 22 लाख आबादी का जो शहर है उसमें 15 सरकारी एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। और सिंध हुकूमत का कहना है कि उसमें मुख्तलिफ जो मनसूबे हैं हेल्थ केयर के सिलसिले में वो शुरू किए जा रहे हैं। और नए मनसूबे के तहत 6 मुख्तलिफ मराहल में 230 सरकारी एम्बुलेंसेस जो है मरहलावार जो है वो आवाम के लिए फ़राहम की जाएंगी। और नए मनसूबे के तहत पहला मरहला जो है मई 2022 में शुरू किया जा रहा है और मनसूबा फरवरी 2023 में मुकम्मल होगा। और आखिरी मरहले में 43 एम्बुलेंसेस जो है वो फ़राहम की जाएंगी। सूबे में जो अदालत का कहना था कि सूबे में एमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और आइंदा समात पर इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे मोहम्मद अली शेख साहब, उनकी जानिब से कहा गया था कि सरकारी सतह पर एम्बुलेंस सर्विस ना होने की वजह से जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना है, आवाम को मुश्किलात होती हैं और लोगों को लाशें मुंतकिल करने से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर ये जो फलाही इदारे हैं, अगर जिस तरह हालात ख़राब हो जाते थे, बम धमाके, फायरिंग, कत्ल गारतगिरी जब होती है, तो यकीन माने सरकारी जो बड़े पैमाने पर जो पुलिस हो या कोई और इदारा हो वो बाद में पहुंचता है। सबसे पहले एम्बुलेंसेस जो रफ़ाही इदारे, फलाही इदारे वो पहुंचते हैं और सबसे पहले उनका काम ये होता है कि वो मुंतकिल करें। ये तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लिए लोगों को दुआ करनी चाहिए, बल्कि इस ईदी साहिबा के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अगर ऐसे इदारे, ऐसे लोग पाकिस्तान में ना होते तो ना जाने बड़े शहरों में किस तरह लोग अपने प्यारों की लाशों को मुंतकिल करते हैं। आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह बेहिसी की मिसाल कायम की जाती है। और ख़ास तौर पर जिस तरह 14-15 साल से हुकूमत है, तो अगर सालाना भी कोई 10-15-20 एम्बुलेंसेस या 100 एम्बुलेंसेस भी दी जाती तो शायद इस सूबे की सूरत हाल बेहतर हो जाती। जिस तरह पंजाब में दीगर इलाकों में रेस्क्यू 112 है, अगर आप कॉल करें तो फौरी तौर पर आपको मुहैया होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर लोगों की उम्मीदों का जो वाहिद सहारा है वो ईदी या छिपा है। इसके अलावा सूबाई सतह पर सरकारी इदारा कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मुश्किल हालात में मदद जो वो तलब की जा सके। इस तरह कई मौक़ों पर
जो है वो बात हो चुकी है, लेकिन सरकारी सतह पर कोई भी इकदाम नहीं किए जाते। दूसरी जो रिपोर्ट है वो है हरीम शाह से मुतालिक। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद इकबाल खड़ो साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपना तहरीरी फैसला जारी किया। इससे पहले मैं रिपोर्ट करते रहे, बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब चूंकि तहरीरी हुक्मनामा सामने आ चुका है तो मैं समझता हूँ कि वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि जब ये पहला हुक्मनामा जारी हुआ था तो उस वक्त काफ़ी सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया गया था सिंध हाई कोर्ट को कि हरीम शाह को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। हरीम शाह, आपको याद होगा, जब लंदन पहुंची थी तो वहाँ उन्होंने एक वीडियो वायरल की थी जिसमें उन्होंने जो है वो पैसे लहराए थे और उनका कहना था कि वो यहाँ से वहाँ तक पैसे ले गए और सारे इदारों के बारे में उन्होंने गलत बातें की थी। तो उस पर जब FIA ने उनको तलब किया था, नोटिस जारी किया था, तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो अदालत से रुजू किया था। अदालत ने पहले समाअत में ही उनको जो है वो गिरफ्तार करने और FIA को कार्रवाई से रोक दिया था। अब सिंध हाई कोर्ट को 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और अदालत ने कहा है कि FIA ने 31 जनवरी 2020 को हरीम शाह को 19 जनवरी तक जो है वो पेश होने के लिए जो है वो नोटिस जारी किया था और 19 फरवरी को पेश होने का हुक्म जारी किया था। और हरीम शाह ने अपनी अटारनी के ज़रिए सिंध हाई कोर्ट से रजू किया और हरीम शाह ने अटारनी के ज़रिए अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि वो पाकिस्तान पहुंचते ही इंक्वायरी ज्वाइन कर लेंगी। और उसके बाद फिर अदालत ने FIA को हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई से रोका था और उसके बाद फिर जो केस की जो तारीख है वो 8 मार्च की मुकर्रर की गई थी। 8 मार्च को हरीम शाह के वकील ने बताया कि वो तुर्की में ज़ेर इलाज हैं और उन्होंने एक सर्टिफिकेट पेश किया जो तुर्किश ज़बान में था और सर्टिफिकेट पेश किया गया। तो ना तो हरीम शाह के वकील वो समझ पा रहे थे और ना ही अदालत ने समझा कि वो जो सर्टिफिकेट है उसमें बुनियादी तौर पर ऐसी क्या बीमारी लिखी गई है कि उनको क्या बीमारी लाक है जिसकी वजह से तुर्की के अस्पताल में वो ज़ेर इलाज हैं। और उन्होंने कहा, अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि हरीम शाह के वकील ने को बताया गया था कि वो 15 अप्रैल तक पाकिस्तान आएंगी और इंक्वायरी ज्वाइन कर लेंगी। यह हरीम शाह के वकील ने बताया था अदालत में। और अदालत ने कहा कि 18 अप्रैल को वकील ने बताया कि हरीम शाह उम्रे के लिए सऊदी अरब चली गई हैं और अब पाकिस्तान वो नहीं आई। अदालत ने कहा कि हरीम शाह अदालत के हुक्म के बावजूद मुल्क वापस नहीं आई और इसकी वजाहत भी उन्होंने कोई पेश नहीं की और हरीम शाह पाकिस्तान वापस नहीं आई और ना ही इंक्वायरी ज्वाइन की। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा था कि हरीम शाह ने वीडियो बनाकर अपने बयान की जो है वो माफ़ी मांग ली है और हरीम शाह के वकील ने कहा कि FIA का जो नोटिस है वो गैर कानूनी है, जिस पर अदालत ने, मैं वहाँ जब ये केस चला था मौजूद था, तो अदालत ने कहा कि वैसे दरख्वास्त अगर वापस ले लेते हैं या उस अदालत ने कहा था कि हम दरख्वास्त को रख लेते हैं, वापस जब आएगी तो फिर देख लेंगे, अब बार बार इस तरह की डेटें नहीं दे सकते। उस दौरान उनके जब ये वकील ने बात की तो उस अदालत ने कहा कि ठीक है, अब आर्गूमेंट करें, हम केस को सुनते हैं। तो तफ्तीशी अफसर ने उस वक्त बताया कि अदालत को यकीन दहानी कराई गई कि तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि यकीन दहानी के बावजूद 3 माह गुजर चुके हैं, हरीम शाह पाकिस्तान नहीं आई और उन्होंने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। उसके बाद अदालत ने कहा कि हरीम शाह के खिलाफ इंक्वायरी जो जनवरी से बग़ैर पेशरफ्त के ज़ेर इल्तवा है और अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि हरीम शाह के वकील को मज़ीद मोहलत नहीं दे सकते और हरीम शाह के वकील जो है अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। तफ्तीशी अफसर को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी मालूमात के लिए हरीम शाह को दोबारा तलब कर सकते हैं। हरीम शाह पाकिस्तान में नहीं है और कब आएंगी इसका भी कुछ पता नहीं है और अब इस दरख्वास्त को अदालत में ज़ेर समाअत रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अदालत ने जो हरीम शाह की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी FIA नोटिस के ख़िलाफ़, उसको मुस्तरद किया है और जो अदालत के तमाम हुक्मनामे थे FIA को रोकने के हवाले से हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक, वो वापस ले लिए हैं और अदालत ने कहा कि अगर हरीम शाह जब वापस आएंगी तो फिर उनका जो कानूनी हक़ है वो इस्तेमाल कर सकेंगी। तो ये तहरीरी हुक्मनामा भी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि जिस तरह अदालत ने जारी किया। अब हम आते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर। जिस तरह हर सियासी जमात, हर सियासी पार्टी या मजहबी पार्टी हो, वो अपने तौर पर उनका जो हक़ होता है वो सोशल मीडिया पर इजहार करते हैं। काफ़ी अर्से बाद मैं टॉप ट्रेंड पे देख रहा हूँ कि एब्सोल्युटली यस अल्ताफ़ का ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस भी सामने आ रही हैं, ना सिर्फ दुनिया भर से बल्कि पाकिस्तान में भी अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। पहले कई ऐसे लोग थे जो बोलते नहीं थे, यानी कि उनको ये खौफ होता था कि वो सोशल मीडिया पे या किसी भी फोरम पर जब इजहार करेंगे, अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेंगे तो उनको धर लिया जाएगा, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। बड़े तो बड़े, अब छोटे बच्चों की भी वीडियो सामने आ रही है। मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो भी आप देखें कि बच्चे ना सिर्फ मुतालबा कर रहे हैं कि उनको सियासी
سیاسی سرگرمیاں کرنے کی ان کے جو قائد ہیں ان کو اجازت دی جائے، بلکہ ان کو تقریر کرنے کی بھی اجازت دی جائے، تاکہ وہ اپنے جو ان کے فالوورز ہیں ان سے وہ کنیکٹ ہو سکیں، ان سے وہ رابطہ رکھ سکیں، اور ان کی جو مشکل یا صحیح حالات ہوں اس میں وہ آپس میں رابطے میں رہ سکیں۔ بہرحال پابندیاں ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا مختلف فورمز کے ذریعے سے، اور آخری دفعہ جب لندن میں ان کی بریت ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر مختلف ٹی وی چینلز اور مختلف اخبارات نے الطاف حسین صاحب کا نہ صرف نام بلکہ تصویریں بھی نشر کی تھیں۔ تو اس کے بعد پیمرا نے پھر تمام اداروں کو نوٹس جاری کیے تھے اور روک دیا تھا کہ الطاف حسین کی تقریر اور ان کا نام جو ہے وہ نشر نہ کیا جائے۔ اس کے بعد تمام میڈیا نے وہ سب روک دیا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا پہ یہ آواز جو ہے وہ یہ مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑ رہا ہے، اور وہ یہی مطالبہ ہے کہ ان کی تقریر سے پابندی ہٹائی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کارگر ثابت ہو سکتی ہے، یہ آواز یہ کس طرح مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی مشن کو، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پارٹی کی اور اس کے بعد پھر جو عوام میں مقبولیت ہوتی ہے اس کا جو ساتھ ایک آپس میں جڑی رہتی ہیں، وہ اگر کنیکٹ رہتے ہیں کسی بھی مشکل حالات میں، کسی بھی اچھے حالات میں، تو پھر کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ لیکن ظاہر ہے جب 22 اگست 2016 کا وقوع ہوا تو اس کے بعد جو صورتحال تبدیل ہوئی، تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اظہار کرنے کے باوجود وہ خاموش ہو گئے، اور کچھ بہادرآباد کے جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ چلے تو ضرور گئے تھے، لیکن وہ مجبوراً چلے گئے تھے۔ کچھ لوگ پی ایس پی میں چلے گئے، اور بے شمار لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں الطاف حسین کے چاہنے والے ایسے ہیں جو اب بھی خاموش ہیں۔ انہوں نے کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیا۔ مختلف سرکاری اداروں میں بھی ہوتے ہیں، مختلف وکلا کے میں بھی ہیں، لیکن وہ چونکہ وہ اظہار کرتے ہیں تو ان کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ ان کو اٹھا لے جائے گا، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ حالانکہ کئی ایسے مقدمات جو کہ 90 سے جو لوگ حراست میں لیے گئے تھے، کئی نام ہے، ظاہر ہے وہ میں دوبارہ لینا نہیں چاہتا، ان کو وہ اپنے مقدمات میں بری ہو چکے ہیں۔ 22 اگست کا جو یہ پاکستان میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور خاص طور پر لندن میں بھی یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، پہلے بھی ہم واضح کر چکے ہیں کہ اس کیس میں لندن کی عدالت سے، جن کو کہا جاتا ہے دنیا بھر میں کہ وہ جو ہے وہ آزادی سے فیصلے کرتی ہیں، وہاں سے الطاف حسین صاحب خود بری ہو چکے ہیں۔ اور 90 سے کچھ لوگ جو گرفتار ہوئے تھے، جن کے اوپر الزام تھا کہ وہ مطلوب تھے مختلف اداروں کو، وہ نہ صرف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے کچھ بری ہوئے، اگر ان کو سزا ہوئی بھی تو وہ ہائی کورٹ سے بری ہو چکے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی الزامات جو وہ ثابت نہیں ہو سکے ہیں۔ بہرحال یہ اگر تنظیم منظم رہتی تو شاید وہ اپنے جو کمیونٹی ہے، اپنے جو بولنے والے یا جو مہاجر کمیونٹی ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی تھی، لیکن بہت سارے لوگوں نے شاید سختیاں ان سے برداشت نہیں ہو سکتی تھیں، یا ان کو شاید اپنا مفاد عزیز تھا، تو اس لیے وہ الطاف حسین سے انہوں نے اپنا رابطہ منقطع کیا۔ پہلے مرحلے میں فاروق ستار الگ ہوئے، اس کے بعد پھر اب فاروق ستار صاحب بھی الگ ہو چکے ہیں، تو اب جن کا ہولڈ ہے ان کو بھی اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے۔ مزید بھی اس سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔